नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भारत का मीडिया है, जिसे आप गोदी मीडिया भी आजकल कहने लगे हैं, मैं उसे मनुस्ट्रीम मीडिया कहता हूं। वो जो मीडिया है उसे पाकिस्तानी मीडिया कहूं तो कैसा लगेगा? दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि गोदी मीडिया था वो तो ठीक है, लेकिन अब इसे पाकिस्तानी मीडिया में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे आसपास के मेरे जो भी दोस्त भाई हैं, जब भी मैं कहीं उठता बैठता हूं तो वो आए दिन पाकिस्तान की चर्चा करने लग जाते हैं। अरे, पाकिस्तान में आटे के ये भाव हैं, पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी है, पाकिस्तान में महंगाई है। आजकल तो इमरान खान की खबर सुर्खियां बटोर रही है भारतीय मीडिया में, जिसे भारतीय मीडिया हम समझते हैं, गोदी मीडिया भी कहा जाता है। उस मीडिया में पाकिस्तान में जो हिंसा हुई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, वो खबर काफी प्रमुखता से भारत के जब बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान कहलाते हैं उसके माध्यम से आपको और हमें दिखाए गए। ऐसा क्यों? आप कहेंगे इतनी बड़ी घटना अगर पाकिस्तान में हो रही है, पड़ोसी देश में हो रही है, तो वो खबर तो दिखाई जानी चाहिए। खबर तो है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत का एक जो अभिन्न अंग है, भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और भारत के जहां नागरिक रहते हैं, मणिपुर या कोई भी राज्य जहां पर भयानक हिंसा हो जाए, पाकिस्तान से बड़ी हिंसा हो जाए, जो पाकिस्तान में जो हिंसा हो रही है या जो भी हुआ वहां पे, उससे बड़ी हिंसा, उससे बड़ी घटना अगर भारत के किसी राज्य में हो जाए, तो क्या वो खबर महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? गोदी मीडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? देश की सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्या? दोस्तों, इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। जहां तक बात है पाकिस्तान की घटना की, पाकिस्तान में जो भी घटनाएं घटित होती है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए। जान माल की हानि हो रही है तो उस खबर पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल बात बात पर राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित की अगर बात होती है तो भारत का हर राज्य, भारत का हर वो गांव, भारत के वो हर शहर, भारत का वो हर हिस्सा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग होता है। अगर वहां पर कुछ नुकसान होता है, अगर वहां अशांति फैलती है, तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जो मणिपुर में जो हिंसा भड़की और जो आग जनी हुई, जहां पर हजारों लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, उसके पीछे आखिर कारण क्या है? कौन है उसका जवाबदार? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए कि मणिपुर की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक संरचना जिसे कहते हैं, वो कैसी है। अगर बात करें कि मणिपुर की जो आबादी है वो कितनी है, दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि मणिपुर की जो आबादी है लगभग 35 लाख है, और यहां 3 प्रमुख समुदाय हैं, मेती, नगा और कुकी। मेती जो है ज्यादातर हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं। मेती समुदाय में कुछ ज्यादातर हिंदू हैं और उसमें कुछ मुस्लिम भी हैं, और वही नगा और कुकी जो समुदाय है उसमें से ज्यादातर लोग ईसाई हैं, मतलब ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, और इन्हें राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से देखें मणिपुर की स्थिति, तो मणिपुर विधानसभा में 60 विधानसभा सदस्य होते हैं, मतलब 60 एमएलए होते हैं। उसमें से 40 जो एमएलए हैं या जो विधायक हैं वो मेती समुदाय से आते हैं, और बचे 20 वो कुकी और नगा समुदाय से। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, मणिपुर में अब तक 12 सीएम हुए हैं, जिसमें से 2 कुकी या नगा समुदाय से थे, बाकी सारे के सारे मेती समुदाय के थे। इससे आप राज्य की राजनीति में मेती समुदाय का कितना दबदबा है ये समझ सकते हैं। यदि हम मणिपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें तो मैं आपको बता दूं, आसान शब्दों में अगर मैं कहूं, आसान भाषा में यदि आपको समझाना चाहूं, तो मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, इम्फाल वैली प्ले फील्ड की तरह है, बाकी जो चारों इलाके हैं वो गैलरी की तरह है।
10% भूभाग में मेती समुदाय का दबदबा है। यह समुदाय इम्फाल वैली में बसा हुआ है। बाकी जो 90% है, प्रदेश की जो मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं वो पहाड़ों में बसती है। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों में अक्सर तनाव की स्थिति निर्मित होती है, अक्सर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। मेती समुदाय की मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका डाली। मेती समुदाय की दलील है कि 1949 में भारत में विलय के पहले, जो मणिपुर था उसका पहले भारत में विलय नहीं हुआ था। 1949 के पहले मेती समुदाय जो है उसे जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब का मान्यता प्राप्त था। शेड्यूल ट्राइब उन्हें कहा जाता था। इनकी दलील है कि मेती जनजाति का दर्जा इस समुदाय उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। इन्होंने एक कमेटी भी बनाई, शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, STDCM। इनका तर्क है कि मेती को बाहरियों के अतिक्रमण से बचाने के लिए संवैधानिक कवच की जरूरत है। वे कहते हैं या उनकी दलील है कि उन्हें पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जो जनजाति लोग हैं जिन्हें जनजातीय दर्जा प्राप्त है वो इम्फाल वैली में भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनजातियां हैं जैसे नगा और कुकी, वो जो मेती समुदाय की जो डिमांड है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, उसका वो विरोध करते हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। मणिपुर की जो मौजूदा जनजाति समूह है उनका कहना है कि जो मेती समुदाय है उसका राजनीतिक दबदबा है, उनका भरपूर प्रतिनिधित्व है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। और जनजातियों का यह भी कहना है कि मेती समुदाय आदिवासी नहीं है, इनको पहले से SC, OBC और EWS का आरक्षण मिलता है, इसका वो लाभ ले रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मेती समुदाय की जो भाषा है वो दर्ज है। तो जो जनजातीय समुदाय है उनका यह कहना है ऐसे में इन्हें सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। यदि मेती समुदाय को ST का दर्जा मिल जाएगा तो उन्हें आरक्षण भी मिलेगा, और यदि उन्हें आरक्षण मिलेगा तो जो नगा और कुकी जनजातियां हैं उनको जो नौकरियां या कॉलेजों में मिलने वाले जो दाखिले हैं वो कम हो जाएंगे। फिर मेती समुदाय को पहाड़ों में आकर जमीनें खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। इसके कारण कुकी और नगा जनजातियां हाशिए में चली जाएंगी। दोस्तों, यही है पुराना विवाद का कारण। इन्हीं बातों को लेकर वहां पर अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जो अभी हाल में जो हिंसा भड़की, जो अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बना हुआ है, उसका कारण क्या है? आज भी वहां के लोग सशस्त्र बलों की चौकसियों में, उनकी निगरानी में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है जो हिंसा भड़की? कहीं उसके पीछे बीजेपी की कोई राजनीतिक चाल तो नहीं है? चलिए हम एक सरसरी सी नजर डालते हैं कि आखिर हिंसा कैसे हुई। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि मेती समुदाय ने एक कमेटी बनाकर हाईकोर्ट मणिपुर में एक याचिका दायर की और उस याचिका में यह कहा कि उन्हें ST का दर्जा दिया जाए। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि 10 सालों से यह मामला पेंडिंग है। सरकार उन्हें जो स्पेशल जो दर्जा मांग रहे हैं, जो ST का दर्जा मांग रहे हैं मेती समुदाय, उस पर विचार करें। और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी राय मांगी। और सबसे बड़ी बात यहां गौर करने की यह है कि कोर्ट ने मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कोई आदेश नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन को गलत समझा गया। द हिल एरियाज कमेटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि कोर्ट के इस आदेश से वे दुखी हैं, और उनका कहना यह भी है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, कम से कम एक बार राय तो लेनी थी। 3 मई को अनुसूचित जनजाति में मेती समुदाय को शामिल करने के कथित कदम के विरुद्ध में अखिल जनजाति छात्र संगठन मणिपुर ने जनजाति एकजुटता रैली का आयोजन किया, जिसमें बताया जाता है कि 60,000 से ज्यादा लोग उपस्थित हुए।
और सबसे बड़ी बात, इतने लोग यहां पर इकट्ठे हुए, सरकार सचेत नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो खबर आने वाली थी वो खबर पूरे देश को हिला देने वाली थी। दोस्तों, जो वो 60,000 से ज्यादा लोगों का ग्रुप या समूह जो इकट्ठा हुआ था नगा और कुकी जनजाति लोगों का, वहां पर इन समूहों का और दूसरे समूहों के बीच में, दूसरे समुदाय के बीच में कुछ झड़प हुई और इसी झड़प ने मणिपुर में हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। मणिपुर जलने लगा। मणिपुर के कई शहरों में आगजनी की खबरें सुनाई देने लगी। कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हुई और कई धार्मिक स्थलों को आग के हवाले किया जाने लगा। कुछ निर्दोष लोगों की भी जान ली गई और बताया यह जाता है कि 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और 9,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। और आज भी वहां के लोग पुलिस और सुरक्षा बलों के साए में अपना जीवन जी रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब इतनी बड़ी रैली हुई तो क्या मणिपुर सरकार को या मणिपुर की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो मामला इतना विवादास्पद है, तो क्या सरकार ने उस समय सरकार ने क्या कदम उठाए थे? उस समय सरकार ने सुरक्षा को लेकर ऐसी कुछ गलत घटना ना हो जाए उसे रोकने के लिए, बचाव कार्य के लिए क्या तैयारियां की थी? या जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, जो कुछ भी हिंसा हुई, उसका आखिर जवाबदार कौन है? क्या इसकी जवाबदारी सरकार लेगी? और विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। दोस्तों, मणिपुर की इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।